press the bell icon on the YouTube app and never miss an चाहिए कि वहाबिज्म जिसको अब मेजॉरिटी पाकिस्तानी जो है वहाबिज्म को फॉलो करते, वो वहाबिज्म दरअसल सऊदी अरेबिया में जन्मा था और उसको सऊदी अरेबिया में ही कुचलने की कोशिश की जा रही है। क्या आपने देखा कि एमबीएस ने किस तरह के रूल्स और रेगुलेशंस निकाले इस साल के रमजान के लिए? लोग अपने बच्चों को भी मस्जिद नहीं ले जा सकते, दुआओं को शॉर्ट रखनी है। वो क्यों ये सब कर रहा है? यहूदियों के हाथों बिक गया? क्या बोलना, ये कौन सी बात है? सऊदी अरेबिया के पास इसराइल से ज्यादा पैसा है, वो क्यों यहूदियों के हाथों बिकेगा? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो वहाबिज्म को कुचलना चाहता है, जो माइनॉरिटीज को राइट्स नहीं देते या नॉन मुस्लिम्स को रिस्पेक्ट नहीं देते। वो इस कल्चर को खत्म करना चाहता है। जब जहां पर इसका आगाज हुआ था वहीं पर इसको कुचला जा रहा है। तो पाकिस्तान में अभी तक मौलवी, मौलाना और उलेमाओं को इतना पावर क्यों देकर क्यों हक दिया गया है कि वो पॉलिटिक्स में आकर अपनी मतलब इंटरफियर करें? चलिए, आर्मी की इंटरफेरेंस सेकेंडरी है, पहली इंटरफेरेंस जो होती है वो इन वहाबियों की होती है। इनको क्यों हक दिया जाता है कि हर दूसरे तीसरे कोपचे में जाकर एक मदरसा खोलें और अपने दिल जैसा कोई भी करिकुलम रखें? क्यों इनको ये हक क्यों दिया जाता है कि पाकिस्तान की एजुकेशन पॉलिसी में इनकी इंटरफेरेंस, पॉलिटिक्स में इनकी इंटरफेरेंस, सोशल इश्यूज में इनकी इंटरफेरेंस? व्हाई आर दे क्रिएटिंग ऐसा माइंडसेट पाकिस्तानियों का कि वो कभी इंडिया के साथ जुड़ ही नहीं सके क्योंकि इंडिया इज मेजॉरिटी हिंदू? तो ये चीज आपको सोचने की जरूरत है। जी, ये बहुत अच्छी बात है और यकीन करें कि पाकिस्तान, जो मैंने थोड़ा सा स्टडी किया है, सूफीज़म वाला मुल्क हुआ करता था और फिर अनफॉर्चुनेटली अफगान जिहाद के बाद ये वाली चीज हमारे ऊपर इम्पोज की गई है। याना जी, ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ शुरू से था, तक वो जाया करते थे और बताते थे, मतलब इस तरह की कोई बात। ये 80s के बाद अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जब एक्सट्रीमिज्म बोया गया जनरल जिया के हाथों, तो उसके साथ ये वहाबिज्म को भी आप जनरल जिया को मत ब्लेम कीजिए। नहीं, मैं तो बोलती हूँ, आप वो लाल टोपी कौन है, जैद हमीद, उसको भी मत कीजिए, उसको भी मत ब्लेम कीजिए। आप पहले पता कीजिए कि गौमूत्र वाला जो लाइन है वो किसी मौलवी मौलाना उलेमा ने ही इन्वेंट किया कि इंडियंस तो सारे गौमूत्र पीने वाले हैं। ऐसी जो है जलील स्टेटमेंट्स अपने हमसाये के बारे में कौन फैलाता है? आप देखिए, जड़ कौन है कि इंडियंस को ये लोग ना कभी रिस्पेक्ट कर सके, इंडियंस को ये लोग ना कभी हिंदूज को ना कभी अपना सके एज हमसाए या एज खुद ये अपने ही लोग हैं, हम भी इन्हीं से निकले हैं, ये चीज कभी मान ना सके। ऐसा माहौल किसने क्रिएट किया है? जियाउल हक या इसने उसने नहीं, जियाउल हक को किसने बताई ऐसी बातें? हु इज द पर्सन हु इज? आप लोग क्या करते हो? आप इजी वे आउट लेते हो। जो आज का जो यूथ है पाकिस्तान, इजी वे आउट बाय पॉलिटिशियन को ब्लेम कर, पॉलिटिशियन को रखा ही है सामने ताकि ब्लेम सारा वो ले आपके यहाँ पे, वरना और कोई काम तो है नहीं पॉलिटिशियन का पाकिस्तान में। पॉइंट इज जिस दिन आप लोग मानोगे कि रेडिकलिज्म को आप लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है, बहुत ज्यादा, उस दिन आप लोगों की डेस्टिनी, आप लोगों की किस्मत चेंज हो जाएगी। मैं यही बता रहा हूँ, या ना, यही मैं बता रहा हूँ कि अगर 1980 से पहले के पाकिस्तान में शायद इस तरह की चीजें नहीं थी जो आज हमें या उसके बाद के टाइम में मिली। अफसोस के साथ आज तो एमबीएस उसको खत्म कर रहा और शायद वो कर भी लेगा, लेकिन अफसोस के साथ कि हम उसको खत्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे इतनी मजबूत हो गई है वो चीजें कि उसको खत्म करने के लिए। और दूसरी बात, क्योंकि जब भी कोई भी दुनिया की ताकत या किसी कंट्री या किसी सोसाइटी में अपना इन्फ्लुएंस मजबूत करने के लिए वो कोशिश करते हैं, तो सबसे पहला इस्तेमाल वो रिलीजन का करते हैं, और पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा हुआ है। अगर आपको रिलीजन का इस्तेमाल करना है तो सही से कीजिए, उसमें कोई गलत, इस्लाम गलत रिलीजन नहीं, या ना, अगर सही करेंगे तो फिर तो सही चीज तो नहीं करेंगे ना। मुझे ये चीज आपके माध्यम से बतानी है कि इस्लाम को नहीं फॉलो करते हैं पाकिस्तान के जो मौलवी मौलाना और उलेमा हैं, वो इस्लाम को नहीं फॉलो करते। अगर करते तो सूरह अल-बकरा में वर्स 243 244 क्या कहता है कि अल्लाह ताला ने इजरायलियों को बोला है कि यहां वहां डर के भटको मत, अपनी लैंड में वापस जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो वहां पहले से रह रहे हैं, फलस्तीनियों की बात हो रही, उनसे लड़ो, लेकिन अपनी लैंड को छोड़ के मत जाओ सिर्फ इसलिए कि वो होली लैंड है, वो मैंने आप लोगों के लिए रखी है। ये चीज अल्लाह ने खुद बताई है इजरायलियों को। ये चीज क्यों नहीं बोलते आपकी मौलवी मौलाना?
अपने लोगों में एंटीसेमिटिज्म, यहूदियों के लिए हेट्रेड क्यों फैला के रखी? जैसे मैंने मदीना कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, जरा वो पढ़िए। मैं चाहती हूँ कि जो नॉन मुस्लिम्स भी यहाँ पर है, वो मदीना कॉन्स्टिट्यूशन जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखी, जो उन्होंने ओपनली कहा कि नेशन कम्स फर्स्ट, चाहे वो नॉन मुस्लिम्स हो या मुस्लिम्स हो, अपने नेशन के लिए लड़ो। लेकिन हाँ, अगर मुसलमान अपनी इबादत के लिए किसी से लड़ रहे हैं, उसमें नॉन मुस्लिम्स को जरूरत नहीं है शामिल होने की, क्योंकि वो उनकी लड़ाई नहीं है। लेकिन उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल कल्चरल राइट्स, हर तरह की राइट्स उनको इक्वल। अब ये चीज क्यों नहीं पाकिस्तान में? पाकिस्तान के वो ख्वाजा कौन से थे, वो सेकंड कौन थे आपके प्राइम मिनिस्टर? ख्वाजा नाजिमुद्दीन। उन्होंने क्या बोला? आई डोंट बिलीव दैट Islamic country should give equal rights to minorities. How can he say that? That means he's not a Muslim. या ना अफसोस के साथ यही होता है ना कि हम लोग, हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के ना ग्रुप्स हैं और वो अपने अपने फायदे के लिए इन चीजों का इस्तेमाल वहां करते हैं जहां उनको पर्सनल बेनिफिट इस्तेमाल नहीं करते, इन चीजों को इरोड करते हैं, इन चीजों को करप्ट करते हैं। हमारे इस्लाम को इन लोगों ने बदनाम करके रखा है दुनिया भर में। इनको देख के लोगों को लगता है कि इस्लाम ऐसा है, बट इस्लाम ऐसा नहीं है। You are absolutely right, और मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। और एक चीज छोटी सी है, वो रह गई है, लेकिन वो किसी और शो में, क्योंकि ऑलरेडी हमारा टाइम जो है खत्म हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई जिसके ऊपर हमने काफी डिटेल में बात की। हालांकि जापानीज प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई थी नरेंद्र मोदी साहब से, लेकिन अगले किसी शो में उस हवाले से मैं बात करना चाह रहा था। और वो कश्मीर के अंदर भी शायद वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट है या कुछ और चीजें आ रही है जिसपे मैं बात करना चाह रहा था। लेकिन मैं इतना ही कहूंगी, एक लाइन में मैं बता दूंगी कि जापान के साथ इंडिया के रिलेशन पहले से ही अच्छे थे। बिल्कुल। इवन कुछ ऐसे मौके आए थे जो रिलेशंस खराब होने की कगार पे थे, जैसे पोखरान टेस्ट के बाद, उससे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन फिर भी 2-3 साल के अंदर फिर रिलेशंस ठीक हो जाते थे। तो आपको तो पता है, आजाद हिंद मूवमेंट में जापान ने इंडिया को हेल्प किया, इंडियन नेशनल आर्मी बनाने के लिए। उससे पहले भी जो हमारे बीच जो कल्चरल एक्सचेंज हुआ करते थे, बुद्धिज्म जापान में इंडिया से गया है। और उसके बाद भी पोखरान टेस्ट के बाद 3 साल तक तो सैंक्शन डाला, लेकिन 3 साल से ज्यादा वो नहीं रख सके इंडिया के साथ रिलेशन खराब। फिर उसके बाद शिंजो आबे ने सैंक्शन हटा दिया। तो ऐसी चीजें हैं जिससे पता चलता है कि जापान और इंडिया के रिलेशन एक्चुअली खराब नहीं हो सकते, अगर होते भी है तो बहुत ही कम टाइम के। बिल्कुल। वो उसका ओवरऑल, हाँ, वो ओवरऑल आप देखिए, आप सोचिए कि ये जापान एक ऐसी कंट्री है जहां से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमें वन ऑफ द सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उनसे आता है। तो 60% हमारा उनसे आता है। जबरदस्त। 30 बिलियन यूएस डॉलर्स जापान से हर साल हमारे पास। ह्यूज अमाउंट, बिल्कुल ह्यूज अमाउंट। और ये भीख नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है जो वो हमारे यहाँ करते हैं थ्रू देयर वेरियस कंपनीज लाइक नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि बहुत सारी जो कार असेंबलर्स हैं, कार प्रोडक्शंस हैं, वो जापान उसमें बहुत आगे। वैसे तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत सारे। अब क्या हुआ है कि व्हाई दिस जो अभी जो किशीदा आए हैं, वो क्यों इम्पोर्टेंट था? बिकॉज दोनों अमेरिका और जापान जो है वो मानते हैं कि चाइना का डोमिनेंस कम करने के लिए, एग्जैक्टली, चाहे इकोनॉमिकली हो या सिक्योरिटी के मसलों में हो या डिफेंस डोमिनेंस हो, उसको कम करने के लिए इंडिया का स्ट्रॉन्ग रहना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। और easternmost one of the most powerful countries in the east, that's Japan, and the most powerful country in the west, that is USA, दोनों जो हैं इंडिया की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। तो ये इससे ज्यादा अच्छी बात एक इंडियन के लिए क्या हो सकती है? नो डाउट अबाउट इट। और मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिससे पाकिस्तान फायदा उठा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं उठा रहा, जिसकी जरूरत अब बहुत ज्यादा शिद्दत से महसूस की जा रही है। और ये लोग बात भी करते हैं कि यार इन चीजों से हमें फायदा उठाना चाहिए, जो इंडिया के पास ऑलरेडी उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और वो कर चुके हैं, वो चीजें तैयार हैं, उससे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कौन कब और कैसे उठाएगा ये हमें नहीं पता। लेकिन याना, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का, आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।